चलो बात ना करो, अगले अभ्यास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला अभ्यास शुरू होता है 7B है ना, 7B प्रश्नावली 7B। हो गया, शुरू किया जाए। इसमें हमको मिलेगा विभाजन सूत्र। अभी लिखना मत, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब किसी रेखा को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं विभाजन सूत्र। समझ गए? तो अब कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, कैसे निकलेगा, क्या अनुपात होगा, यही सब चीजें हमको देखनी है। तो शुरू करते हैं। पहले इसमें विभाजन सूत्र हेडिंग लिखवा दो। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, तो लिखो, हेडिंग लिखो, रेखाखंड को दिए गए अनुपात में, रेखाखंड को, हाँ नहीं हेडिंग लिखना है, रेखाखंड को दिए गए अनुपात में, दिए गए अनुपात में, हो गया, विभाजित करने वाले, दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु, बिंदु हो गया ना। तो अब लिखो, यदि कोई रेखाखंड AB है, यदि कोई रेखाखंड AB है, AB है, हो गया ना, तथा, तथा हो गया, कोई बिंदु P, कोई बिंदु P इस रेखाखंड के अनुदिश है, कोई बिंदु P इस रेखाखंड के अनुदिश है, कोई बिंदु P इस रेखाखंड के अनुदिश है, अनुदिश उसकी दिशा में। जैसे मान लो ये रेखाखंड है ना, ये, तो इसी की दिशा में बिंदु P कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसी रेखा के अनुदिश होना चाहिए, अर्थात इसी रेखा पर हम कह दे तो होना चाहिए, लेकिन रेखा पर कहना सही नहीं था क्योंकि हमने रेखा शब्द नहीं प्रयोग किया, हमने रेखाखंड शब्द प्रयोग किया था ना। रेखाखंड का अर्थ होता है, इसको बस हमने यहीं पर रोक दिया है, इससे आगे नहीं बढ़ाना है। तो पता चला बिंदु यहीं पर आ गया, तो कहाँ रेखाखंड पर है, क्या वो नहीं है ना, लेकिन उसको आगे बढ़ाएं तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे अनुदिश नाम दे दिया। अनुदिश नाम देने का अर्थ है उस रेखाखंड पर ही होगा, या कहे तो उस रेखाखंड को आगे बढ़ाने पर कहीं मिल जाएगा, अगर उससे बाहर हुआ तो इधर नहीं होगा। मान लो यहाँ कर दिए तो मिलेगा क्या, ऐसे बढ़ा दें इसको, ऐसे नहीं बढ़ा सकते, सीधे ही बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए अनुदिश की चर्चा की गई कि उसकी दिशा में हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं, क्या लिखे, अनुदिश बिंदु P है, क्या लिखे सही से, हाँ अनुदिश है, तो बिंदु P, तो बिंदु P, तो बिंदु P रेखाखंड AB को, तो बिंदु P
रेखाखंड AB को, हो गया, दो प्रकार से विभाजित कर सकता है, दो प्रकार से विभाजित कर सकता है, दो प्रकार से विभाजित कर सकता है। हो गया पहला नंबर, अंतःविभाजन, अंतःविभाजन। दूसरा नंबर बाह्य विभाजन। समझ चुके होंगे। अगर रेखाखंड के अंदर हुआ तो अंतःविभाजन, जैसे देखो हमने रेखाखंड की चर्चा यहां से यहीं तक की है ना। अगर कहीं बिंदु P यहाँ पे है तब कौन सा विभाजन होगा? अंतःविभाजन। अगर कहीं बिंदु P यहाँ पर है तो बाह्य विभाजन, अगर कहीं बिंदु P यहाँ पर है तो भी बाह्य विभाजन। हो गया ना? बिंदी है, दिख नहीं रहा। आगे लिखो। हो गया ना? तो अब पहली हेडिंग लिखो, अंतःविभाजन। हाँ, सूत्र अलग अलग बनेगा। लिखो अंतःविभाजन। अंतःविभाजन हो गया। तो इसमें लिखो, जब बिंदु P, हो गया ना, जब बिंदु P रेखाखंड पर स्थित होगा, जब बिंदु P रेखाखंड पर स्थित होगा, हो गया, तब वह हो गया रेखाखंड AB को, तब वह रेखाखंड AB को, तब वह रेखाखंड AB को, हो गया ना। अब ध्यान से तनिक देख लो, तब आगे लिखते हैं। ये है A और यहां चल के आए तो क्या हो गया? B। मान लिए बिंदु P यहां पर था, ठीक है ना। तो विभाजित कैसे करेगा? जो हिस्सा इधर है और जो हिस्सा इधर है, इन दोनों का अनुपात ही विभाजन अनुपात होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कोई दूरी हमने बताया नहीं, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? AP। और इसके बाद वाला AP है ना, AP, और उसके बाद वाला PB। हो गया। तो अगर इसको अनुपात में बदले तो क्या लिखेंगे? AP अनुपात PB ना, वही चीज लिखना है हमको। तो क्या लिखे? रेखाखंड AB को AP अनुपात PB में, AP अनुपात PB में अंतःविभाजित करेगा, अंतःविभाजित करेगा। हो गया ना? हो गया। तो लिखो अंतःविभाजित करेगा। हो गया। तो इसको लिख लेना ऐसे, ये बना लो, अब नीचे इसको लिख लो। जल्दी करो, सूत्र आज बता दें, सवाल घर से छाप के आओ। अब नीचे दूसरी हेडिंग लिखो, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन की परिभाषा क्या बनेगी? यदि बिंदु P, यदि बिंदु P, यदि बिंदु P रेखाखंड के अनुदिश, यदि बिंदु P रेखाखंड के अनुदिश, अनुदिश न होकर, रेखाखंड के अनुदिश न होकर, न होकर
रेखाखंड के अनुदिश लिख दियो ना, रेखाखंड के अनुदिश काट दो, यहाँ पे पर लिख लो इस तरह से, रेखाखंड पर न होकर, रेखाखंड पर न होकर के अनुदिश काट दो, हो गया ना। रेखाखंड पर न होकर हो गया, उसके अनुदिश, रेखाखंड पर न होकर उसके अनुदिश, उसके अनुदिश बाहर की ओर स्थित हो, उसके अनुदिश बाहर की ओर स्थित हो, उसके अनुदिश क्या लिखे, बाहर की ओर स्थित हो, तो वह हो गया रेखाखंड AB को, तो वह रेखाखंड AB को, हो गया ना। अब देखो AB रेखाखंड तो यहीं तक था, लेकिन बिंदु P इसके बाहर जाके मिला ना, तो अब क्या होगा, अनुपात कैसे निकलेगा, एक बार फिर A से P हमको जाना होगा और एक बार फिर किससे जाना होगा, B से P जाना होगा, मतलब अनुपात वही रहने वाला है AP बटे PB, PB कहे चाहे BP कहे, बात एक ही है ना, तो बात वही रहेगी, बदलाव नहीं होगा, बस हमको A से P जाना है और फिर B से P जाना है, तो अनुपात वही निकलेगा, बस यहाँ आगे लिखेंगे बाह्य विभाजन, क्या लिखेंगे, बाह्य विभाजन। तो लिखो आगे, AB को AP अनुपात PB, AP अनुपात PB के अनुपात में बाह्य विभाजित करेगा, के अनुपात में बाह्य विभाजित करेगा, बाह्य विभाजित करेगा, हो गया ना, ये तुमको ध्यान में रखना है। चलो तो चित्र बना लो, नीचे लिख लो, इस बार P जो है AB के बाहर होगा कहीं, हो गया ना। चलो अब नीचे लिखो हेडिंग, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, हो गया ना। तो लिखो रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को, हो गया, विभाजित करने वाले, विभाजित करने वाले, हो गया, बिंदु P, बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए, बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, हो गया, जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसे विभाजन सूत्र कहते हैं, उसे विभाजन सूत्र
कहते हैं। सूत्र क्या है? सूत्र अक्षरों और संकेतों से बना एक सामान्य समीकरण होता है। सूत्र पूछ रहे हैं, मतलब वही परिभाषा लिखवाने विभाजन सूत्र शुरू कर दे। गधे हो, इतना जोश में बताना शुरू किया तुमकी जरूरत भी है हमको, नहीं बताने का। चलो लिखो, नीचे लिखो। बिंदु P का निर्देशांक निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। काली पेन से नीचे लिखना, बिंदु P का निर्देशांक निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। लाइन छोड़ के नीचे लिखना, बिंदु P का निर्देशांक निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। हो गया पहला नंबर। पहला नंबर हो गया ना? लिखो, सर्वप्रथम पहले बिंदु A को, सर्वप्रथम पहले बिंदु A को, सर्वप्रथम पहले बिंदु A को x1 y1 x1, y1 हो गया ना? तथा दूसरे बिंदु B को, x2, y2 हो गया। मानते हैं तथा P के निर्देशांक को, हो गया x, y मानते हैं, y मानते हैं। हो गया ना? x, y मानते हैं। अगला पॉइंट लिखना, दूसरा नंबर। अब दिए गए अनुपात को m1 अनुपात m2 मानते हैं। m1 अनुपात, फोटो खींची बहुत बढ़िया। दिए गए अनुपात को m1 अनुपात m2 मानते हैं। हो गया ना? जैसे मान लो, देखो कह देगा कि 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो इसको किसके बराबर मान लेना? m1 अनुपात m2 के, अर्थात पहला भाग m1 होगा और दूसरा भाग m2 होगा। तो यही लिख लो, अर्थात पहले भाग को m1 और दूसरे भाग को m2 मान लेते हैं। दूसरे भाग को m2 मान लेते हैं। हो गया? जैसे यदि m1 अनुपात m2 बराबर 2:3, तो m1 बराबर क्या होगा? 2 और m2 बराबर क्या होगा? 3। ये हो जाएगा, यही होगा ना? देख लो फटाक से इसको। हो गया? आगे लिखो आप अगला पॉइंट। अब यदि बिंदु P
अब यदि बिंदु P हो गया रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, क्या लिखे? बिंदु P रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। अब यहां से सूत्र शुरू होता है, देखना ध्यान से। तो P का निर्देशांक, अभी लिखना मत, लिख देंगे तब लिखना, x, y, P के निर्देशांक को x, y मानते हैं ना, बराबर सूत्र क्या बनेगा? m1 x2 प्लस m2 x1। कुछ नया नहीं है, ध्यान दिए रहना। मतलब जब अनुपात पहला लेना तो x2 लेना, क्योंकि पहले स्थान पे x है ना, तो पहले स्थान पे x वाला ही लेंगे। दूसरे स्थान पे कौन है? y है, तो दूसरे स्थान पे y वाला लेंगे। क्योंकि तुम्हारे पास दो चीजें थी, एक बार x1 x2 और y1 y2। y वाले के साथ ये जाएगा, x वाले के साथ ये जाएगा, हो जाएगा ना। तो m1 के साथ x2 रहेगा, m2 के साथ x1, और बटे जो अनुपात था इनको जोड़ देना है, मतलब m1 प्लस m2। ऐसे ही कॉमा लगाओ, इसमें क्या बनेगा तब? m1 के साथ y2 और प्लस m2 के साथ y1, और नीचे m1 प्लस m2। यही हमारा सूत्र है। इसको डिब्बे में बंद कर लेना, और जब खाने में मन करेगा निकाल खा लेना। ये बिंदु निकलेगा, बिंदु। बिंदु का मतलब समझते हो? बिंदु में एक भुज होता है और एक क्या होता है? कोटि होता है। तो पहला वाला भुज है, दूसरा वाला कोटि है, मतलब बिना कोटि के भुज का कोई बिंदु मान होगा? नहीं होगा। कोई उसका क्या बोलते हैं, अस्तित्व ही नहीं होगा। किसी बिंदु के अस्तित्व होने के लिए भुज और कोटि दोनों का होना अनिवार्य है। तो ये भुज बताएगा और ये कोटि बताएगा, हो जाएगा। इस डिब्बे के नीचे काली पेन से लिख लेना, इसे अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं। इसे अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं, बाह्य विभाजन नहीं, अंतः विभाजन, याद रखे रहना। और साधारण सवालों में अंतः विभाजन ही पूछता है, याद रखे रहना है तुमको। बहुत कम सवालों में बाह्य विभाजन पूछेगा। जहां बाह्य विभाजन पूछेगा वहां दिया होगा कि बाह्य विभाजित करता है, याद रखे रहना। भाई मारेंगे पक्षी तुम लोग पेट के अंदर घुस जाएगी। जब कुछ बता रहा ध्यान दिया करो इधर, नहीं तो अकेले अकेले कोई खा देंगे कि दिमाग खुल जाएगा। रहते रहते बीच में डिस्टर्ब करते रहते हो हमेशा। याद रखे रहना, जब सवाल में बाह्य विभाजन पूछेगा तो लिख के देगा कि ये बिंदु P उसको बाह्य विभाजित करता है। लेकिन अगर अंतः विभाजन होगा तो सवाल में ये नहीं बताएगा कि अंतः विभाजित करता है, बस केवल बोलेगा विभाजित करता है। विभाजित करने का मतलब तुम्हें समझ जाना है कि अंतः विभाजन का ही फॉर्मूला लगाना है। अगर बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो सवाल में बाह्य विभाजन देगा, तभी तुम बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगा सकते हो। अन्यथा उसकी केवल विभाजन करने पर तुम बाह्य विभाजन नहीं लगा सकते। वो कहेगा कि बाह्य विभाजित करता है, तभी तुम बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाना। अन्यथा अगर केवल विभाजित करने के लिए बोला तब कौन सा लगाना? अंतः विभाजन ही लगाना। सामान्य सूत्र यही प्रयोग किया जाएगा, हो जाएगा ना। अब बाह्य के लिए क्या होगा? नए तरीके से नहीं याद करना है, बस जितने प्लस दिख रहे हैं सबको माइनस में बदल दो, हो जाएगा। जितने प्लस दिख रहे हैं सबको किसमें बदल दो? माइनस में बदल दो, बस उत्तर हो जाएगा। बस यही बीच में माइनस लगा देना है, जो प्लस दिख रहा है वही माइनस कर देना है, हो जाएगा काम। तो अगला पॉइंट देख लो, अगला पॉइंट, यदि बिंदु P यदि बिंदु P हो गया, रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित करता है,
यदि बिंदु P रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है, तो अब सूत्र देख लो। P का निर्देशांक x, y बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। उसके बाद इधर ये माइनस और यहाँ भी माइनस। अब देखो माइनस क्यों लग रहा है, तनिक ध्यान से सोचो। अगर यहाँ पे A था और यहाँ पे B था और P यहाँ था, ठीक है ना, अनुपात निकालते समय हमने पहले बताया AP, बताया कि नहीं बताया? AP का मतलब हम चले गए यहाँ से यहाँ तक, हमारा रास्ता तो बस यहीं से यहीं तक था ना। और दूसरा B से जब P गए तो यहाँ से यहाँ तक चले आए। अगर हमको AB निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से इसको घटाएंगे ना, अर्थात AP में से BP को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे घटाना वाला सूत्र लग रहा है। और दूसरी स्थिति जब AB के अंदर था ना P यहाँ पे, तो देखने वाली बात है कि तुम्हारा AP इतना है और PB इतना है। अगर पूरा निकालना चाहते हो तो घटाएंगे, जोड़ेंगे ना दोनों को, इसलिए उसमें जोड़ा जाता है और इसमें क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो कुछ यहाँ पे फायर वाला चीज नहीं है कि उसको याद रखना है कि माइनस लगा हुआ है। बस यही चीज है कि माइनस इसलिए लगता है क्योंकि P जब बाहर होगा तो एक दूरी हम रेखाखंड से बड़ी ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं। हमको रेखाखंड तक पहुंचने के लिए वो जो एक्स्ट्रा दूरी थी उसी को घटाना पड़ता है। हो जाएगा बस, तो अंतर कुछ नहीं होगा, बस माइनस लगाना है और उधर प्लस लगाना है। अब सवाल लगा के आओ, कल से एग्जाम को शुरू किया जाएगा। सवाल सब लगा सकते हो। एक मध्य बिंदु वाला बच रहा है, उसको भी लिख लो। जल्दी छापो, दूसरा वाला भी लिख लो। हो गया? नीचे काले पेन से लिखो एक इंडिकेट पॉइंट इंपॉर्टेंट, उससे भी लिख देना इंडिकेट पॉइंट। यदि बिंदु P, यदि बिंदु P हो गया ना, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो गया ना। तो अब तनिक ध्यान से देखो, यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है, B है, और जो बिंदु P है इसके बीच में है। अगर मान लो इधर 2 सेंटीमीटर था तो इधर भी कितना है, तो दोनों का अनुपात निकालने के लिए AP बट्टे PB करते हैं ना। AP की वैल्यू है 2 और PB की भी क्या है, बचा कितना, मतलब 1:1। अर्थात जब मध्य बिंदु होगा तो अनुपात हमें अपने आप पता चल जाएगा कितना, 1:1। कहने का अर्थ जब सवाल में बोलेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, तब कभी नहीं बताएगा कि अनुपात कितना है। तुम्हें अपने आप सोच लेना है कि अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। इस स्थिति में m1 m2 की वैल्यू 1:1 हो जाएगी ना। तो देखो m1 m2 खत्म हो जाएंगे, केवल x2 प्लस क्या बचेगा, x1, और नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये अंतः विभाजन में ही लग सकता है ना, तो यहाँ प्लस रहेगा ना। क्या लिखे यहाँ पे, मध्य बिंदु हो तो लिखना, तो अनुपात m1 अनुपात m2, तो अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, 1:1 होगा। हो गया ना। अतः लिख लेना, अतः अब देखो, यदि A जो पहला बिंदु है क्या हो, x1 y1 तथा B क्या हो, x2 y2, तो हो गया ना,
इनके या तो ए बी होगा ना मिलाने पर, ए बी के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, ध्यान देना ये केवल मध्य बिंदु के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा? देखो यहाँ पे प्लस प्लस था ना हमारे सूत्र में, अंतः के लिए, तो m1 की वैल्यू 1 खत्म, m2 की वैल्यू 1 खत्म, m1 प्लस m2 मिलके कितना हो गए? 2। तो अरे खत्म का मतलब 1 गुणे x2 करोगे तो वही तो आएगा। तो x2 और x1 बचा खाली, और बीच में क्या लगा है? प्लस। तो हम सूत्र में लिख लेते हैं x1 प्लस x2, और बटे कितना बचता है? खाली 2 बचता है। ऐसे इसमें कौन बचता है? y1 प्लस y2 और बटे 2 बचता है। ये सूत्र बन जाता है, इसका बन जाता है ना। तो जब मध्य बिंदु बोलेगा तो सीधा ये सूत्र लगा लेना, और अगर कोई अनुपात देगा तब ऊपर वाला लगाना, हो जाएगा। और अगर मध्य बिंदु बोला तो तुम ये सूत्र भी लगा सकते हो, बस वहां पे लिखना कि यहाँ m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात क्या होगा? 1 होगा। तो m1 की वैल्यू भी 1 रखना, m2 की वैल्यू भी 1 रखना। तो अगर इसको नहीं याद रखना चाहते हो तो कोई परेशानी नहीं है, तुम इसी से काम कर सकते हो। देखो इसी से हमने इसको बनाया है, m1 m2 1 हो गया तो समाप्त हो गया। यहाँ पे m1 प्लस m2 1 और 1 हुआ तो कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसे इसमें 2 हो गया, और यहाँ से m1 m2 समाप्त हो गया, केवल y1 प्लस y2 बचा। तो सूत्र नया बन गया हमारा। नया सूत्र नहीं है वही, बस अनुपात खत्म हो गया ना। ये ध्यान में रखना है, तो नोट कर लो, सवाल लगा के आओ घर से, बाकी चीजें कल देखेंगे हम। हाँ शुरुआत वाला कर लोगे, बीच में कुछ एक दो इधर उधर फंस सकता है।